जब हमारा YouTube चैनल ग्रो हो जाता है तो उसके बाद हमारा मोनेटाइजेशन होता है और हमारे पास ब्रांड आने लगते हैं कोलैबोरेशन के लिए, साथ ही हमें एडसेंस से पेमेंट आने लगती है। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमीशन भी आने लगता है, राइट। तो जब हमें इनकम होती है तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स के लॉज क्या क्या हैं, कौन सी इनकम लिमिट तक मुझे टैक्स नहीं देना है, कब मुझे टैक्स ऑडिट कराना है, मेरे ऊपर जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या मुझे जीएसटी देना भी है या नहीं देना। मेरे को कमीशन इनकम भी आती है क्योंकि यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, तो क्या मेरे को उस इनकम पे टैक्स देना जरूरी है। जो गूगल एडसेंस से मुझे पेमेंट आती है, एलएलसी गूगल की जो सिंगापुर की कंपनी है, क्या मुझे उस पर पेमेंट देना है। इन्हीं सब बातों पे आज अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हे गाइस, दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है जो असिस्ट करती है आपको आईटीआर फाइलिंग में, टैक्स फाइलिंग, टैक्स कंसल्टेंसी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड मैनी अदर लीगल सर्विसेज। आपको हमसे कनेक्ट करना हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सो जब हम बात करते हैं यूट्यूबर्स की, तो बेसिकली यूट्यूबर्स की जब हम बात करते हैं, डिजिटल युग में यूट्यूबर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं जो यूट्यूब चैनल बना के अपना, कई किचन का बनाते हैं, कई लोग एंटरटेनमेंट का कंटेंट बनाते हैं, कई लोग, हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं वो लोग घोस्ट स्टोरीज का चैनल बना के उनकी स्टोरीज बना के डालते हैं। कई सारे अलग अलग डोमेन के इन्फ्लुएंसर्स और अलग अलग ब्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, कई लोग ट्रैवलिंग में ऑक्यूपाइड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस, क्योंकि आप अपने अकाउंट में पेमेंट लेते हो और अकाउंट में पेमेंट लोगे तो देखो टैक्सेशन की एप्लीकेबिलिटी तो दोस्तों आपके ऊपर आनी ही आनी है, राइट। तो नए हो तो यार चैनल को अभी के अभी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। रीजन बीइंग आप लोग देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे इस वजह से सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, राइट। तो हम बात करते हैं इनकम सोर्सेज फॉर यूट्यूबर्स एंड द ब्लॉगर्स। तो देखो कि क्या क्या इनकम के स्रोत हो सकते हैं, बेसिकली क्या क्या स्ट्रीम हो सकती हैं इनकम की। तो अगर मैं बात करूं, गूगल एडसेंस सबसे नंबर 1 पे आता है कि सबसे पहले तो जब हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन हो जाता है तो हमें गूगल एडसेंस से पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है नंबर 2 पे स्पॉन्सरशिप डील्स आती हैं, ब्रांड के कोलैबोरेशंस आते हैं, ब्रांड आते हैं हमारे चैनल के थ्रू, हमें अपना प्रमोट कराते हैं अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को और हमें पैसा देते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आती है, जैसे अभी भी मेरे YouTube चैनल पे ऑप्शन आ रहा है कि भाई आप फ्लिपकार्ट के ये वाले प्रोडक्ट प्रमोट करो और अगर आपकी ऑडियंस खरीदती है तो आपको इतना एफिलिएट कमीशन मिलने जा रहा है, तो वो आता है। साथ में मर्चेंडाइज और डिजिटल प्रोडक्ट की सेल वगैरह आप सेल कर सकते हो। कोई बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो जाते हैं तो वो अपने नाम के मर्चेंडाइज बना के बेचना शुरू कर देते हैं। कई लोग जर्नल भी बनाते हैं। पेड प्रमोशन एंड शाउट आउट, मेंबरशिप एंड द सुपर चैट। जो मेंबरशिप, जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है आपसे, उनकी हम बात करेंगे। सुपर चैट से जो पैसा आता है उनकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। अब आपको सबसे पहले टैक्स ऑडिट का मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले इनकम पे टैक्सेशन बताता हूं। देखो, अब इनकम फ्रॉम यूट्यूब, ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसिंग इज टैक्सेबल अंडर फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सबसे पहले ये बात समझ लो आप कि आपकी जो टैक्सेबिलिटी होगी वो होगी इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। ना तो ये सैलरी इनकम है, ना ही कैपिटल गेन आपको हुआ है, ना ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये आपका बिजनेस या प्रोफेशन कैटेगरी में आएगा। हाँ, बिजनेस और प्रोफेशन में आपको 2 चीजें मिलेंगी, ठीक है। बिजनेस और प्रोफेशन में आपको 2 चीजें मिलेंगी। या तो आप 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम बोलते हैं इसको, या तो ये ऑप्ट कर सकते हो, या फिर आप अपना ऑप्ट कर सकते हो नॉर्मल ITR 3, जिसमें P&L बैलेंस शीट आपकी बनती है। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, इसकी ना कुछ कंडीशंस हैं जिसमें यहां पे बहुत सारी चीजों के लिमिटेशंस बना देती हैं, ठीक है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में सबसे पहले लिमिटेशन है कि अगर 1 साल में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है, टर्नओवर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर 3 करोड़ तक का प्रॉफिट है तो अपना 6 या 8%
मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करके आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। सपोज करो किसी का टर्नओवर 2 करोड़ है, एनुअल रिसिप्ट 2 करोड़ है, तो वो 6% बोलता है, तो 2 छिक्का 12 लाख रुपए इनकम डिक्लेयर करेगा। और अगर 25-26 में करेगा तो उसका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये चीज यहीं पे ही समाप्त नहीं होती। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आप कमीशन इनकम के केस में नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब हमारा अगर एफिलिएट वाले यहां से कट गए, हमें कमीशन के रूप में इनकम हुई, वो हमारी कट गई, ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटर्स यहां से कट हो जाते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें आपको मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करने की बात की गई है, आपको खर्चे क्लेम करने की बात नहीं की गई है, क्योंकि यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट आपके मेंटेन्ड नहीं हो रहे, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट आपके मेंटेन्ड नहीं हो रहे। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, इनकम टैक्स की स्लैब आपको मैं अभी बताता हूं। गूगल एडसेंस एफिलिएट इनकम पर टीडीएस नहीं करता, ये भी मैं आपको बताता हूं। अब आपको मैं बताता हूं कि पी&एल बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है। अब हमें यह पता चल गया कि कमीशन के केस में हम 44AD नहीं ले सकते, या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में भी हमारे पास 2 तरीके हैं, 44AD और 44ADA, प्लस हमारी पी&एल बैलेंस शीट जिसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, वो कैसे मेंटेन करते हैं। चलिए इस पे चलते हैं। पहले मैं बात करता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट की। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको थिन करूंगा मार्कर को अपने। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट की, ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में बेसिकली सबसे पहले आता है हमारा पी&एल अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग पी&एल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे पी&एल अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे आती है रिसिप्ट, ठीक है, जो भी हमारी रिसिप्ट है, जो भी हमारी एडसेंस से रिसिप्ट है दोस्तों, उसके बाद हमारी एफिलिएट कमीशन है, हमारा कमीशन हमारा आ जाता है, ब्रांड से पैसा आ जाता है, ब्रांड से पैसा के बाद अदर इनकम भी हमारी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। अब यहाँ पे हमारी टोटल रसीद आ जाती है, रिसिप्ट जितनी भी होती है वो हमारी आ जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपकी क्या आती है, टोटल सालाना कमाई, वो भी फाइनेंशियल ईयर की। अब जैसे करंटली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, उसकी यहाँ पे सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे आते हैं खर्चे। सर खर्चे कौन कौन से होते हैं? देखो, अगर हम ट्रैवलिंग ब्लॉगर को उठाएं तो वो क्या करता है, वो बाइक उठाता है, उसमें पेट्रोल डलवाता है, अपना लैपटॉप यूज़ करता है, मोबाइल यूज़ करता है, वाईफाई नेट वगैरह यूज़ करता है, होटल की बुकिंग कराता है। तो तमाम खर्चे जो भी उसके बिजनेस से रिलेटेड है वो एलिजिबल है उनको क्लेम करने के लिए। अगर वो फ्लाइट भी ले रहा है तो उसका टिकट भी एज एन एक्सपेंस वो क्लेम कर सकता है। यहाँ पे अगर लैपटॉप यूज़ कर रहा है तो उसका डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकता है, मोबाइल का डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकता है, उसके अलावा कैमरे का डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकता है, और ये तीनों चीज उसकी एसेट भी बन जाएगी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस, जिसमें हम अपनी कमीशन इनकम, एडसेंस इनकम, ब्रांड कोलैबोरेशन, उसके अलावा जितनी भी कमाई है सारी चीजें देते हैं। अब ये चीज की सर 44AD लूं, मेरी तो टर्नओवर 3 करोड़ से भी कम है, मैं 44AD लूं या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूं, ये बहुत ही सब्जेक्टिव काम है दोस्तों। उसके पीछे मैं रीजन बताता हूं आपको। जैसे सपोज करो आपको मैं 44AD बताया, 44ADA भी आपको बता देता हूं। 44ADA होता है बेसिकली प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। प्रोफेशनल में कौन कौन आते हैं? सीए आते हैं, एडवोकेट आते हैं, आईटी प्रोफेशनल आते हैं, बहुत सारे जो भी प्रोफेशन में है वो लोग आते हैं। अब इन्हें अपने टोटल टर्नओवर या रिसिप्ट का, ठीक है, 50% इनकम डिक्लेयर करनी है। कितनी करनी है? 50% इनकम डिक्लेयर करके टोटल इनकम पे नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से अपना यहाँ पे अपना टैक्स भरना है। अब बिजनेस के केस में क्या हुआ था? कमाई आई, खर्चे आए, कमाई माइनस खर्चे पे क्या आया? प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आने के बाद जो भी हमारी अमाउंट आएगी उस पे जो भी इनकम टैक्स की स्लैब है उसके हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें 44AD लेना है या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, ठीक है। अब इसके बाद भी एक स्टेप नेक्स्ट आता है, आप टैक्स कौन सी स्लैब में देंगे, या तो ओल्ड टैक्स रिजीम में देंगे या न्यू टैक्स रिजीम में देंगे। अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं जिसमें हमें ATC की डिडक्शन मिल जाती है, HRA की डिडक्शन मिल जाती है, रेंट की डिडक्शन मिल जाती है, मेडिकल प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाती है, होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है, वो होता है ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं उसके अंदर हमें डिडक्शन
कुछ भी नहीं मिलती है, लेकिन हमें 7 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स कोई भी नहीं देना पड़ता, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना, न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी टैक्स नहीं देना। और जो बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम का प्रावधान आया है वो इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 से शुरू होगा, राइट। तो 24-25 में 7 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और साथ में टैक्स की जो स्लैब की रेट्स हैं वो भी रिड्यूस रेट पे आपके बने हुए हैं। अब यहां पे आपने डिसाइड करा कि भाई मेरे को अब 44 AD लेना है या 44 मेरे को किस हिसाब से अपना टैक्स भरना है, ठीक है। अब आपका हो सकता है टीडीएस भी कट जाए। बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो जब आपको पेमेंट करते हैं तो टीडीएस आपका डिडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 30,000 से बड़ी पेमेंट पे टीडीएस का कटना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उस केस में जब आपका टीडीएस कटेगा तो हमें ये देखना पड़ेगा वो कौन से सेक्शन में टीडीएस कटा हुआ है। तभी तो आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए टैक्स प्रोफेशनल से, जो आपको हेल्प करे। आप उन्हें फाइनेंशियल्स बताओ और वो आपको बताए कि आपके लिए मोस्ट सूटेबल ज्यादा टैक्स सेविंग वाला फीचर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है जिसके हिसाब से आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हो, राइट। अब 194J में अगर टीडीएस कटा है तो वो बेसिकली प्रोफेशनल इनकम में काउंट होगा। उस केस में आपको 44 ADA ऑप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारा डिसीजन बदल जाता है। मैंने आपको बताया नेट प्रॉफिट पे हम इनकम टैक्स देंगे। इनकम टैक्स किस हिसाब से देंगे? नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स हम आपको देने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जीएसटी के क्या प्रावधान है, जीएसटी यूट्यूबर्स को देना ही नहीं देना, तो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं यूट्यूबर्स को जीएसटी नहीं देना है दोस्तों। यूट्यूबर को जीएसटी नहीं देना है बिल्कुल भी। अगर उन्होंने जीएसटी की उनकी लिमिट 20 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो उनकी जीएसटी की रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि वो जीएसटी में सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि उन्हें बाहर से पेमेंट आ रहा है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। गवर्नमेंट ये कहती है एक्सपोर्ट द सर्विस नॉट द टैक्सेस। आपको टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं करने, केवल सर्विस एक्सपोर्ट कर लेनी है और आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर है, बेसिकली ये टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख, नॉर्थ ईस्ट के कुछ यहाँ पे वो हैं स्टेट्स हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सर जीएसटी तो देना ही नहीं तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है हमें? तो बेसिकली हमें क्या करता है, हमें रिपोर्टिंग करनी होती है जीएसटी डिपार्टमेंट को भी कि भाई ये हमारी इनकम हुई है, तो हमने इस स्ट्रीम से इनकम कमाई है, हमें विदेश से पैसा आया है और हम यहाँ पे अपना जीएसटी रिपोर्ट करेंगे। अपना टैक्स हम कुछ नहीं देंगे, टैक्स हम 0 देंगे। लेकिन जीएसटी जब थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी क्रॉस कर जाएगी 10 लाख या 20 लाख वाली, तो हम क्या करेंगे, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लगेंगे और साथ में हम लेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मिलता है और एक लेते हैं हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईसी कोड भी बोलते हैं, और इसको लेके हम अपनी जीएसटी प्रॉपर्ली फाइल करेंगे, हर महीने रिपोर्ट करेंगे। मेरे पास कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो लोग 50-50 एक करोड़ रुपए सालाना यूट्यूब से एडसेंस की इनकम कर रहे हैं। साथ में उनकी एफिलिएट इनकम भी है, 1 करोड़ वहां से आ गया, तो उनका 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट मेरे यहाँ यूट्यूबर्स की बन रही है, ठीक है। और हम हर महीने उनका जीएसटी फाइल करते हैं। जो भी इंडिया में सर्विस दी जाती है उसके ऊपर 18%, 12% जो भी जीएसटी के रेट होते हैं उसके हिसाब से हम टैक्स लगाते हैं और पे करते हैं। अगर कोई बाहर से पैसा आया है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी केवल रिपोर्ट करते हैं और हमने एलयूटी, जीएसटी, आईसी सर्टिफिकेट सब ले रखे हैं, ठीक है। अब टैक्स सेविंग टिप्स फॉर ब्लॉगर, कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूं। मैंने इनकम टैक्स के बारे में बात करी, जीएसटी के बारे में बात करी, कुछ टैक्स के टिप्स मैं आपको दे देता हूं। आपको सारे एक्सपेंसेस अपने देखो क्लेम करने हैं। जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस दोस्तों आपको क्लेम करने ही करने हैं। कैमरा, लैपटॉप, इंटरनेट बिल, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अगर आप चुनते हैं तो आप देख लीजिए प्रॉफिट 50% से ज्यादा आपको 44 ADA में सेलेक्ट करना है। जीएसटी के कंप्लायंस आपको टाइमली करने हैं। एडवांस टैक्स, अगर 1 साल में टैक्स की लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको 15 मार्च से पहले अपना एडवांस टैक्स जमा करा देना है फाइनेंशियल ईयर पूरा होने से पहले। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले 26 AS और 26 AS के साथ साथ एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें प्रॉपर्ली ट्रैक करना है।
तभी हम अपना जीएसटी और आईटीआर ठीक से फाइल कर पाएंगे, ट्रू एंड फेयर रिपोर्टिंग कर पाएंगे इनकम टैक्स की, राइट। तो ये था बेसिकली यूट्यूबर्स को बेसिकली इनकम टैक्स और जीएसटी के ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी है। अगर कोई अभी भी क्वेरी है, कोई एड्रेस करने से रह गई है, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको हमारी सर्विसेज अवेल करनी हो तो हमारा नंबर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का लिंक, जहां पे फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एज सुन एज पॉसिबल। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो अपने यूट्यूबर दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।